अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं और अपनी सेहत तंदुरुस्ती का ढेर सारा ख्याल कर रहे हैं। मैं आज आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो पहले तो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्गों के अंदर कॉमन इशू देखा जाता था, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ हमारा ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारी डाइट में चेंजेस आई हैं, इसके अलावा और बहुत सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये अब यंग जनरेशन के अंदर भी ये इशू देखा जा रहा है। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में, स्पेशली जो नी जॉइंट है उसके दर्द के बारे में बताऊंगी। उससे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जॉइंट क्यों होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो ये जॉइंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ऐसी कौन सी हम टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हमें ये जो इशू बॉडी में स्टार्ट हो जाता है जिन लोगों को, वो उसका जो प्रोग्रेशन है उसको रोक सके या उसको स्लो डाउन कर सकें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स क्यों बनाए हैं, ये बात जहन में आती तो है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा ये हाथ देखिए, इसके अंदर जॉइंट्स मौजूद हैं। आप ये सपोज कर लें कि इसमें जॉइंट मौजूद नहीं है और आगे एक रुकावट है। उस रुकावट से अगर इसको निकलना होता, इसमें जॉइंट मौजूद ना होते तो ये आगे रुकावट को पार ना कर पाता। जॉइंट होने की वजह से इसमें मोबिलिटी आ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। इस वक्त भी इसको रुकावट आएगी, ये यहाँ पे आके रुकेगा और मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो जॉइंट्स की वजह से बाय नेचर प्रोवाइड की गई है, ये इस जो ऑब्स्टिकल है इसको पार कर जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से अगर हम देखें कि जॉइंट काम किस तरीके से करता है, अगर आप देख लें कि ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, अगर इस जॉइंट के दरमियान में कुछ और स्ट्रक्चर ना होते या कोई नरम चीज़ ना होती तो क्या होता कि ये बार बार एक दूसरे से रगड़ खाते रहते और अल्टीमेटली इनका डैमेज हो जाता। बाय नेचर खुदा ने एक हड्डी के ऊपर एक नरम हड्डी की कवरिंग दी है जिसको कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। उसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन जो एक थैली सी है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसी तरीके से एक तरफ की ये हड्डी और दूसरी तरफ की ये, और दरमियान में एक थैली जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। अब क्या होता है कि जिस वक्त भी कोई प्रेशर पड़ेगा किसी एक हड्डी के ऊपर तो वो दूसरी हड्डी के करीब होगी, लेकिन उसको टच नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ पर एक थैली है, एक नरम सी, एक गद्दे की तरह, एक जैसे रुई का गद्दा ले ले या एक बैलून जो होता है बच्चों के खेलने वाला, उसके अंदर आप पानी डाल लें और उसको आप दोनों हाथों के दरमियान में रख के उसको प्रेस करें तो दोनों हड्डियाँ आपस में मिल नहीं सकेंगी और वो अल्टीमेटली उनको कोई डैमेज नहीं होगा। इसी तरह से जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर नेचर की तरफ से जॉइंट बनाए गए हैं वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। एज ए शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर कोई भी डैमेज होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डैमेज, उससे रोकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल डैमेज या एनवायरमेंटल डैमेजेस के अलावा और कौन से फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल रीज़न्स आते हैं क्यों डैमेज ये होते हैं जॉइंट्स, जिसमें फैमिलियल जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर एक डिज़ीज़ जिसको हम नाम देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। ओवर यूज़ की वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस, कई दफ़ा ओल्ड एजिंग प्रोसेस के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड कई दफ़ा कुछ लोगों के अंदर फैमिलियल या ओवर डाइटिंग की वजह से यूरिक एसिड आप एक्सटर्नली डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो जाके इस साइनोवियल जो फ्लूइड है उसके अंदर जॉइंट्स के दरमियान में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे क्रिस्टल्स बना देता है और जिस वक्त भी वो जॉइंट मूव करता है वो क्रिस्टल्स उन दोनों जॉइंट के हड्डियों के दरमियान में आके यरक डालते हैं और उसको मूव नहीं करने देते। जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको लिमिट कर देते हैं।
अगर मैं आपको और इसको सिंपल वे में या ग्रामेटिकली भी आपको अगर बता सकूं और आपको समझ आ जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जैसे एक जॉइंट की एक पिक्चर है। ये मैं आपको जूम भी अभी इसमें करके बता देती हूँ स्क्रीन के अंदर, कि इसके अंदर ये दो हड्डियाँ हैं जिनके दरमियान में जो फिलिंग है वो साइनोवियल फ्लूइड की है, और लिगामेंट्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में और इसको इकट्ठा रोक के रखने में, इकट्ठा काम करने में इनको मदद करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोन्स के ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकूं, क्लियर कर सकूं, तो जैसे कि ये दो बोन्स हैं और इनको जब इकट्ठा काम करना हो तो ये एक दूसरे के अंदर आएंगी तो इनको रगड़ पड़ेगी। इस रगड़ की वजह से ये डैमेज हो सकती हैं। इसी वजह से नेचर ने एक प्रोवाइड किया है इनके दरमियान में एक ऐसा स्ट्रक्चर, साइनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज, जो मिलके एक कुशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ये ईजीली मूव कर सकते हैं। आमतौर पर लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले उनकी कंप्लेन होती है या उनका सिम्टम होता है कि उनको सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ज़मीन पे, फर्श पे बैठ के अगर उनको उठना हो तो उनको दुश्वारी महसूस होती है। वॉशरूम में जब फ्लश पे वो बैठते हैं वहाँ से उठने के लिए उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं उनकी जो मेन कंप्लेन होती है कि वो फर्श पे उनको झाड़ू लगाने में या तपड़ी लगाने में उनको मुश्किल पेश आती है। अपनी लाइफस्टाइल में हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करें या कौन से वेज़ इस्तेमाल करें कि जिनको हम अपनी जब लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें या उन डाइट्स को अडॉप्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, तो हमें ये जितने भी सिम्टम्स आते हैं ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएं, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाए। एक सिंपल वे है कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ले लें, पेन किलर्स ले लें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है जब तक कि आप उस रूट कॉज को सेटल नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना वज़न कम करें। जिन लोगों के वज़न ज़्यादा हैं, खुदा ने हर एक का एक डिफरेंट स्केलेटन दिया है, बोनी स्केलेटन, और उसका जो ऊपर फ्लैश होता है, मसल मास होता है, वो उसके मुताबिक होता है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर वज़न बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके जॉइंट्स को ही डैमेज करेगा, उनको भी प्रेशर देगा। और नी जॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट जॉइंट होता है, वेट बेयरिंग जॉइंट भी जिसको हम कहते हैं। इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि एक ट्रक है, उसको आप कितना लोड करेंगे, उसकी एक लिमिट, एक कैपेसिटी है। अगर उससे ज़्यादा आप उसको लोड करेंगे, ओवरलोड करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके जो एक लिमिट से ज़्यादा उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, वज़न पड़ेगा, तो उसके जो टायर्स होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी वर्क करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के घरों में बेड हैं, क्योंकि आजकल जो हम लोगों के घरों में बेड होते हैं वो थोड़े से लो लेवल के होते हैं, उनका जो लेवल है ज़मीन से ऊंचाई है वो थोड़ी कम होती है। पहले ज़माने में होते थे पलंग होते थे जिनके पावे वगैरह होते थे, वो थोड़े ऊंचे हाइट के होते थे, तो उसमें इतनी ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। इसका एक बेहतरीन हल या सलूशन आप कह लें कि आप अपने बेड के नीचे ईंटें रख के या कोई और सपोर्ट रख के उसके लेवल को थोड़ा सा रेज़ कर लें ताकि ज़मीन से उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। जिन लोगों को सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में दुश्वारी आती है और वो इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए एक बेहतरीन हल है कि वो रेलिंग के सहारे के ज़रिए ही सीढ़ियाँ उतरें और चढ़ें। और एक और वो अपना चेंज कर सकते हैं सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने के तरीके को, कि आप यूजुअली जो नॉर्मली हम लोग चढ़ते हैं कि एक स्टेप रखते हैं और दूसरा कदम हम दूसरी सीढ़ी के ऊपर, फिर अगला कदम उससे ऊपर और फिर उससे के नेक्स्ट सीढ़ी के ऊपर रखते हैं। तो जिन लोगों को जॉइंट का मसला होता है वो एक स्टेप रखें और उसी सीढ़ी के ऊपर अपना दूसरा कदम रखें, फिर उसके बाद अगली सीढ़ी पे एक स्टेप रखें और एक वक्त में एक सीढ़ी के ऊपर दोनों जब उनके कदम आए तो तभी वो अगली सीढ़ी के ऊपर चढ़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगता है, आराम आराम से चढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट होगा।
आपके जो जॉइंट है उसके ऊपर, जो स्पेशली नी जॉइंट है उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। आपने अपनी डाइट में से डेली रूटीन के अंदर से वो तमाम खाने एक्सक्लूड कर देने हैं जो आपकी बॉडी के यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जिसके अंदर ऑर्गन मीट आता है, कुछ सी फूड्स आती हैं जिसमें कॉड फिश, टूना फिश आती है, टमाटर आते हैं, स्वीट बेवरेजेस, स्वीट ड्रिंक्स आते हैं, ये तमाम आप एक्सक्लूड कर दें। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि थोड़ा बहुत जब आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं ना, अपनी डाइट को, डेली रूटीन को चेंज करते हैं, तो ऐसे बहुत से इश्यूज़ जो आपको बिला वजह जो आपने अपनी जान का अज़ाब बनाए होते हैं ना, उनसे आपकी जान छुट जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अगली वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।